मोहम्मद रफ़ी साहब को ग्रेटेस्ट मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडियन प्लेबैक सिंगर माना जाता है। मोहम्मद रफ़ी साहब अपनी वर्सालिटी, आवाज़ की रेंज और एक्टर्स के हिसाब से अपनी आवाज़ को उनके अंदाज में ढालने के लिए जाने जाते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब के बॉलीवुड में आने से पहले जितने भी सिंगर थे, सबका अपना अपना एक एक टाइप होता था, मगर मोहम्मद रफ़ी साहब ने बॉलीवुड में हर तरह के गाने गाए हैं और अपना खुद का गाने का अंदाज पैदा किया। जब मोहम्मद रफ़ी साहब ने प्लेबैक सिंगिंग के मैदान में कदम रखा तो उस वक्त के फिल्मी गाने एक सप्तक या सिंगल स्केल के हुआ करते थे, मगर मोहम्मद रफ़ी साहब ने 1.5 सप्तक यानी 1.5 स्केल्स के सिंगिंग का ट्रेंड शुरू किया, फिल्म म्यूजिक में बदलाव लाते हुए। कविता कृष्णमूर्ति जी कहती हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब कमाल के आर्टिस्ट हैं। रफ़ी साहब के कुछ कुछ गाने हैं, अगर आप सुने और बैठकर उसकी नोटेशन करें, आप नहीं कर सकते हैं। जैसे कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, जिस तरह से मोहम्मद रफ़ी साहब वो रोना वर्ड कहते हैं, अगर आप बैठकर नोटेशन करें और कहें ये निधा माँ है, नहीं हो सकता, निधा माँ नहीं है, वो मोहम्मद रफ़ी साहब हैं। यानी ये मोहम्मद रफ़ी साहब का अंदाज है। मोहम्मद रफ़ी साहब के मन तड़पत हरि दर्शन को आज गाने की वजह से लोगों ने मालकोस राग को जाना। नौशाद जी ने बेजू बावरा फिल्म के गानों में मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ की रेंज को इस्तेमाल किया तो लोगों को मोहम्मद रफ़ी साहब की रेंज के बारे में मालूम हुआ। आशा भोसले जी कहती हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने की खास बात थी उनकी आवाज़। बहुत ही सुंदर स्वच्छ आवाज़ थी, जो मंदिर से लेकर तार सब तक जहां उनको आप ले जाएं वहां ऊंचे जाते थे। मेहदी हसन जी मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में कहते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब बाज नोटों को अटल सुर जब लगाते हैं, लगाना पड़ता है उनको एक्सप्रेशन के लिहाज से, बहुत अच्छा लगाते हैं, सही लगाते हैं। वो सही लगाने की हद की बता रहा हूँ कि अटल सुर का लगाना कितनी ऊंची बात है। मुकेश जी अपने बेटे नितिन मुकेश जी से कहते थे, सुन बेटे मैं हूँ, मेरे गाने गाऊंगा, मगर तू रफ़ी के गाने का गाना सीखना है, गाने वाला बनना है, अच्छा सिंगर बनना है तो मोहम्मद रफ़ी के गाने गा। ऋषि कपूर जी कहते हैं प्लेबैक सिंगिंग में और सिंगर में बहुत फ़र्क है। प्लेबैक सिंगर वो होता है जो अपनी आवाज़ किसी कलाकार को लेंड करता है। जब मोहम्मद रफ़ी साहब गाते थे तो जब वो शम्मी कपूर जी पे फिल्माया जाता था तो लगता था कि शम्मी साहब गा रहे हैं। जब दिलीप कुमार जी पे फिल्माया जाता था तो लगता है कि दिलीप कुमार जी गा रहे हैं। जब जॉनी वोकर जी गाना गाते थे तो लगता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने जॉनी जी की आवाज़ में किया है। और अपनी तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने मुझे भी अपनी आवाज़ दी थी तो लगता था कि ऋषि कपूर गाना गा रहा है। ये हुई ना प्लेबैक सिंगिंग। मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं उनके गानों को लिपसिंग कर सका। एक बार मोहम्मद रफ़ी साहब कौन है जो सपनों में आया गाना रिकॉर्ड करने वाले थे, तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने जैसे गाना शुरू किया, लेक टंडन जी ने कहा ये गाना शम्मी कपूर पे नहीं पिक्चराइज हो रहा है, तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा इस पे हो रहा है, तो लेक टंडन जी ने बताया ये गाना राजेंद्र कुमार पे फिल्माया जा रहा है। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा पहले बताना था ना, मैं तो शम्मी कपूर समझ के कर रहा था, आपकी फिल्मों में शम्मी कपूर होते हैं। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ को शम्मी कपूर से राजेंद्र कुमार की आवाज़ में बदल दिया और मोहम्मद रफ़ी साहब ने यह गाना राजेंद्र कुमार जी के अंदाज में गाया। मोहम्मद रफ़ी साहब अपनी आवाज़ को मूड के हिसाब से, एक्टर के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से बदल लेते थे। जावेद अख्तर कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। वो सिर्फ कामयाब नहीं होते हैं बल्कि इस तरह से कामयाब होते हैं जिस तरह से पहले कोई कामयाब नहीं हुआ था। यानी वो ऐसा कोई काम करके कामयाब होते हैं जो पहले कभी हुआ ही नहीं था, इसलिए आपको हमेशा याद रहते हैं। वो जब इस दुनिया से चले जाते हैं तब भी याद रहते हैं और लोग उनकी बात करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब एक ऐसे इंसान थे। देखिए दुनिया में बड़े महान गायक पैदा हुए हैं, बड़े बड़े सिंगर हुए हैं, ये तो है सिंगिंग, लेकिन एक और चीज़ है सिंगिंग के साथ प्लेबैक सिंगिंग। जिन लोगों ने इसे अपने अंदर एक आर्ट बनाया है उनमें मैं समझता हूँ उनकी जब आप लिस्ट लिखेंगे तो मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम सबसे ऊपर होगा। बहुत अच्छे सिंगर रफ़ी साहब तो थे ही, ग्रेट सिंगर थे, टोटल कंट्रोल और मीडियम, बट एट द सेम टाइम परफेक्ट क्राफ्ट। लेकिन साथ में उन्होंने सिंगिंग को एक्टिंग से जोड़ दिया। वो जानते थे कि मैं जो गाने गा रहा हूँ ये स्क्रीन पर किसी और के होठों से देखे जाएंगे, तो अगर वो दिलीप कुमार के लिए गा रहे हैं तो एक तरह गाएंगे, अगर वो देवानंद के लिए गा रहे हैं तो दूसरी तरह गाएंगे, अगर वो शम्मी कपूर के लिए गा रहे हैं तो तीसरी तरह गाएंगे, अगर वो राजेंद्र कुमार के लिए गा रहे हैं तो चौथी तरह गाएंगे, अगर वो महमूद के लिए गाएंगे तो अलग तरीक़ा से गाएंगे, अगर वो जॉनी वॉकर के लिए गा रहे हैं तो अलग तरीक़ा से गाएंगे। और इस मामले में उनका इतना परफेक्शन था कि
उस एक्टर की वॉइस क्वालिटी से अपनी आवाज़ मिला कर गाते थे। देखिए पानी होता है, उसमें जो रंग डाल दीजिए पानी उसी रंग का हो जाता है। ये क्वालिटी उनमें एक अजीब थी। धर्मेंद्र जी कहते हैं, आई लव मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ को मेरे पहले ही गाने जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में से मेरी आवाज़ में ढाल लिए थे। जो भी गाने मैंने गाए हैं मोहम्मद रफ़ी साहब मेरे किरदार में आ जाते थे। ऐसा लगता था कि उन्होंने अपनी आवाज़ मेरे मुताबिक ही एक सॉफ्टनेस ले आए थे, बहुत प्यारी सी। वो हर एक्टर के मुताबिक अपनी आवाज़ को ढाल लेते थे। मेरे लिए गा रहे थे तो लगता था कि मैं गा रहा हूँ, दिलीप साहब होते थे तो दिलीप साहब गा रहे हैं, और शम्मी कपूर के लिए तो अपना एक निराला स्टाइल था। वो खो जाते थे, जैसा जज्बा चाहिए, जैसा मूड चाहिए गाने का, सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को ढाल लेते थे। आवाज़ में वो सब आ जाता था मेरे ख्याल से। एक्टर को वो लीड दे देते थे कि आपका ये मूड है, आप इसमें आ जाइए। वो गाना प्ले होते ही आदमी उस मूड में चला जाता था। मेरे लिए ऐसा लगता था कि रफ़ी साहब मेरे लिए हैं और मैं उनके बगैर अधूरा हूँ। जितेंद्र जी कहते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में जो जादू था वो रूह को छूता था। उनकी गायकी की बात करना मतलब सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात है। मोहम्मद रफ़ी साहब की गायकी की वजह से आधे एक्सप्रेशन तो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में ही था। आधी एक्टिंग हम करते थे, आधी वो कर जाते थे। हमको तो मुंह हिलाना है और पूरा दर्द वो बोल जाते थे। तो ये तो उनका कमाल था। जॉनी वॉकर जी कहते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब इतना अच्छा गाते थे, इतनी अच्छी आवाज़ होती थी कि लोग समझते थे कि मैं ही गाना गाता हूँ। और वो जितने भी गाने मेरे लिए गाए सारे के सारे टोटल गाने हिट हुए। ये एक बड़ी अच्छी, मेरे लिए बहुत बड़ी, यानी आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी ताकत गाने की भी हुआ करती थी जो मोहम्मद रफ़ी साहब गाया करते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब ने जितने भी गाने गाए मेरे लिए सब बहुत हिट हुए। समी जी कहते हैं, मैं गाने की रिकॉर्डिंग के दिन पे जाया करता था और मोहम्मद रफ़ी साहब को बताता था मुझे गाने में थोड़ा ये चाहिए, मैं गाने में ये करूँगा, मैं गाने में वो करूँगा। वो मेरी बात सुनते थे और कहते थे ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। वो गाने में वो सब करते थे जो मैं चाहता था। शम्मी कपूर जी की गैर मौजूदगी में मोहम्मद रफ़ी साहब ने आसमान से आया फरिश्ता गाना रिकॉर्ड किए। जब शम्मी जी ने ये गाना सुना तो उन्होंने सोचा कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने ये गाना बिल्कुल उस तरह से कैसे गा दिया जैसा कि मैंने चाहा था। तो शम्मी जी ने मोहम्मद रफ़ी साहब से जाके पूछा, रफ़ी साहब मैं तो वहाँ था नहीं, आपने बिल्कुल वो जो जगह ली है वो आसमान से आया फरिश्ता और वो बीच में ये सब। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा, मैंने सोचा कि ये गाना शम्मी कपूर गाने वाला है और शम्मी कपूर किस तरह गाएगा, वो एक हाथ इधर ले जाएगा, वो एक हाथ उधर ले जाएगा और एक पाँव उधर उठाएगा, फिर अपने सर के बल उठकर वो गाना गाएगा। तो मैंने कहा मैं उसी तरह गाऊंगा और मैंने यही सोच के ये गाना गाया। शम्मी जी कहते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब ने मेरे लिए वो किया जो शायद ही दूसरे मेरे लिए कर सकते थे। विदाउट मोहम्मद रफ़ी साहब मैं इनकम्प्लीट था। राजेंद्र कुमार जी कहते हैं, रफ़ी साहब के बारे में क्या बात करें। रफ़ी साहब हमारे ज़माने की एक ऐसी हस्ती रहे हैं जिनकी तारीफ में कुछ कहना चाहे तो लफ्ज़ बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हमारी इंडस्ट्री में एक तानसीन पैदा हुए, वो थे रफ़ी साहब। कितना अच्छा गाते थे वो, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हज़ारों गाने गाए हैं उन्होंने, हर फिल्म के आर्टिस्ट के लिए गाना गाया। खूबी ये थी कि वो जब भी किसी के लिए गाना गाते थे ऐसा लगता था पर्दे पे कि रफ़ी साहब नहीं, वो आर्टिस्ट खुद गा रहा है। विश्वजीत जी कहते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब मेरे ख्याल से एज ए प्लेबैक सिंगर हिंदुस्तानी फिल्मों में मैं उनको नंबर 1 बोलूँगा। रफ़ी साहब तो आई थिंक वो जिस जगह पर हैं और जो धुन के ऊपर उन्होंने गाना गाया हमारे टाइम के हीरोज़ के लिए, वो सारे गाने अमर हैं। वो गाना दोबारा बन नहीं सकता। और रफ़ी साहब एक ऐसे सिंगर थे, वो पूछते थे मैं किसके लिए गाना गा रहा हूँ, मैं शम्मी कपूर के लिए गाना गा रहा हूँ या राजेंद्र कुमार के लिए गाना गा रहा हूँ या जॉनी वॉकर के लिए गा रहा हूँ या विश्वजीत के लिए गा रहा हूँ। उसी स्टाइल से वो गाते थे, उनमें यही खासियत थी। ओपी नैयर जी कहते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब के अलावा दूसरे सिंगरों को मेरा स्टाइल एडजस्ट करने में मुश्किल होता था। मालिक ने ये बख्शिश मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में दी। वो आज तक किसी गायक की आवाज़ में वो जादू नहीं, जो खनक उनकी आवाज़ में है वो वही थे और वही रहेंगे, और दूसरा मोहम्मद रफ़ी पैदा नहीं होगा। मन्ना डे जी कहते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब एक बहुत ही वर्सटाइल सिंगर थे और मैं ये कह सकता हूँ कि रफ़ी साहब जो कर सकते हैं हम नहीं कर सकते हैं। उस्तादों का घराना होता है ना, मैं तो कहता हूँ रफ़ी साहब चले गए, उनका घराना चला गया। मोहम्मद रफ़ी साहब खुद में ही घराना थे, इंस्टीट्यूट थे। आई रेट मोहम्मद रफ़ी एज वन ऑफ द वेरी बेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। उन्होंने अपना ही स्टाइल बनाया है, मैं उनको प्लेबैक सिंगिंग का आइकॉन कहूँगा। राजेश रोशन कहते हैं, हम लोग कैसेट पे काम करते थे,
हम गाना गाकर किशोरदा को देते थे, वो घर में सुनते थे, फिर रिहर्सल करते थे। तो क्या मौसम है एक गाना था जिसमें रफ़ी साहब का एडले पार्ट था। तो उनसे कहा, आप कैसेट ले लीजिए रफ़ी अंकल। बोले, नहीं बेटा, मैं तो कैसेट यूज ही नहीं करता। राजेश रोशन जी बोले, अंकल गाना 10 दिन बाद है, आप कैसेट यूज नहीं करेंगे तो याद कैसे रहेगा। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने खुदा के लिए अपना हाथ का इशारा किया। तो राजेश रोशन जी ने बोला, ठीक है। 10 दिन के बाद मोहम्मद रफ़ी साहब आके माइक पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। एक बार इधर नहीं, एक बार उधर नहीं, एक सुर इधर नहीं, एक सुर उधर नहीं। इसको कहते हैं रफ़ी साहब। प्यारे लाल जी कहते हैं, सिंगिंग के अंदर जॉनी वॉकर हो, दिलीप कुमार हो, अमिताभ बच्चन हो, शम्मी कपूर हो या कोई भी हीरो हो, उनकी आवाज़ जब आती लगता है वही गा रहा है। ये तो कमाल है। और मोहम्मद रफ़ी साहब को कभी कोई चीज़, कभी ऐसा नहीं होता था कि वो कोई मुश्किल पड़ रही हो। हम कितना भी मुश्किल गाना बनाए, कितना भी कुछ हो जाए, वो चाहे सैड सॉन्ग हो, कॉमेडी गाना हो, कोई भी गाना हो, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। ये तो कमाल है। आनंद जी कहते हैं, एज ए कंपोज़र मैं इतना ही कहूँगा कि हम लोगों को जो हम कंपोज करते थे उसमें जो बारीक बारीक काम होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था कभी और सिंगरों के साथ, लेकिन रफ़ी साहब के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। जो भी गाना दिया, जितनी मुर्की दी, वो कर देते थे। ये उनकी सबसे खास खूबी थी। लता जी कहती हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब जैसी आवाज़ ना अब तक आई है मुझे लगता है, और ना ही 100 साल में आएगी। जगजीत सिंह जी कहते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब की ऐसी आवाज़ जो हर शख्स की पर्सनालिटी में ढल जाती थी। उनकी आवाज़ में गाई हुई फिल्मी गज़लों ने क्या गजब ढाया। रफ़ी साहब के गाने सुन सुनकर बड़े हुए और काफ़ी कुछ सीखा भी उनके गानों से। आवाज़ का थ्रो कैसा होना चाहिए, बोलों के बाट कैसे होनी चाहिए, तलफ़ुज़ कैसे ठीक होना चाहिए, ये चीज़ें सुन सुन कर सीखने को मिली है। एसपी बालासुब्रमण्यम कहते हैं, मुझ पर मैक्सिमम इन्फ्लुएंस मोहम्मद रफ़ी साहब का था। मोहम्मद रफ़ी साहब के एक्सप्रेशन की वजह से अगर आप अपनी आंख बंद करें और मोहम्मद रफ़ी साहब को सुने, आप सिचुएशन को, सिनेरियो को और रोमांस को देख सकते हैं। सोनू निगम जी कहते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब की महानता कोई सब्जेक्टिव चीज़ नहीं है। कोई बोले मुझे मोहम्मद रफ़ी साहब पसंद है, कोई बोले नहीं मुझे मोहम्मद रफ़ी पसंद नहीं है। जिनको मोहम्मद रफ़ी पसंद नहीं है उनको शायद समझ ही नहीं आता म्यूज़िक, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ दूसरे आर्टिस्टों का कोई कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब ही एक ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने 50s, 60s, 70s और 80s में तो उनका इंतकाल हो गया था। मोहम्मद रफ़ी साहब ने फिल्म इंडस्ट्री को रोमांटिक गाने, फास्ट रोमांटिक गाने, लोफर सॉन्ग्स, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, भजन, नात, गज़लें, कव्वालियाँ, कॉमेडी सॉन्ग्स, ऊंची ऊंची आवाज़ के गाने, सेमी क्लासिकल गाने, सिखों की गुरबानी, ये सब दिए हैं। सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब ही हैं जिन्होंने इतने सारे जॉनर्स को अपने 30-35 सालों में कैप्चर किया है। और कोई भी सिंगर जो सिंगिंग को वाकई में शास्त्र की तरह पढ़ना चाहता है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मोहम्मद रफ़ी साहब से मुतासिर ना हो। मोहम्मद अजीज जी कहते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब को बड़े बड़े उस्तादों ने मान लिया, बड़े बड़े उस्तादों ने उनकी तारीफ़ें की, उनका नाम ही रखा चौमुखा सिंगर, यानी एक ऐसा गायक जिन्होंने कोई भी अंदाज नहीं छोड़ा और बहुत सारे अंदाज के वो खुद मालिक थे, वो फाउंडर थे, उन्होंने अपना स्टाइल जन्म दिया। उदित नारायण जी कहते हैं, मैं सोचता हूँ कि हम उनको फॉलो कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम मोहम्मद रफ़ी नहीं बन सकते। कुमार सानू जी कहते हैं, मैंने मोहम्मद रफ़ी साहब से भी बहुत कुछ सीखा। उनका सुर का ठहराव और क्लासिकल बेस और सुर का ठहराव मोहम्मद रफ़ी साहब को छोड़कर किसी के पास था ही नहीं। विनोद राठौर कहते हैं, जितने भी मेल या फीमेल सिंगर हो, अगर वो रफ़ी साहब को ना सुने, रफ़ी साहब को ना गाए, तो वो सिंगर नहीं बन सकते। ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ। परिपूर्ण, संपूर्ण जिसे कहते हैं, तो वो एक कंप्लीट सिंगर रहे हुए हैं। हर तरह के उन्होंने गाने गाए हैं। शान कहते हैं, सुनहरे हुर्रे में अगर किसी का नाम है तो वो मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम है। उन्होंने न सिर्फ हमें सिंगर के तौर पे राह दिखाया है, बल्कि इंसान के तौर पे भी रास्ता दिखाया है। अगर हम उनको फॉलो करें तो न सिर्फ हमारी आवाज़ होगी अच्छी, बल्कि सोच भी होगी अच्छी। रविंदर जैन कहते हैं, मैं मोहम्मद रफ़ी साहब का सैदाई हूँ। उनकी आवाज़ का जादू अब तक कोई भी सरपास नहीं कर पाया है।